आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के सेकंड पेपर की बुक लिस्ट पर बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स से कितना पढ़ना है। इस पर आज हम बात करेंगे कि बुक्स तो हिंदी साहित्य की मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध है और मेरे पास भी यहाँ जो रखी है इसके अलावा भी कुछ बुक्स होगी, लेकिन मैंने लगभग इन्हीं किताबों को पढ़ा था और इनमें से कुछ किताबें हैं जिनको बार बार पढ़ा गया था और कुछ तो कभी कभार पढ़ने के काम आई थी। तो अब कौन सी किताब को मैंने कितना पढ़ा इस सेकंड पेपर के लिए, जिसमें संपूर्ण रूप से हिंदी साहित्य कवर होता है, पूरा का पूरा हिंदी साहित्य ही इस पेपर में आएगा। तो शुरुआत से लेकर और आधुनिक काल जो अभी चल रहा है, वर्तमान के कवियों तक के सिलेबस के लिए हम क्या कहाँ से पढ़ें, इस पर हम आज बात करेंगे। तो ये अपना सिलेबस है जिसमें 5 इकाइयाँ हैं। 5 इकाइयों पर हम बात करेंगे कि कौन सी इकाई किस बुक में कितनी मिलेगी। जैसे बुक के आधार पर ही बात करेंगे आज हम कि कौन सी बुक में कितना मैटर हमें पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जिस बुक की बात होती है वो प्रसिद्धि प्राप्त बुक है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये मैंने कवर कर रखी है तो आप इधर से देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है और इनके नाम से हम सब अच्छे तरीके से परिचित है। इस बुक को मैंने कितनी बार भी पढ़ा होगा ये मुझे खुद को भी याद नहीं है और सभी को इस किताब को अच्छे से समझ के साथ पढ़ना भी चाहिए। तो हम अगर इस बुक की बात करें कि ये अपना कितना सिलेबस कवर कर रही है, तो पहली जो यूनिट है उसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आती है, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल, ये सब आता है। तो ये सारा का सारा मैटर अपनी इस बुक से काफी हद तक कवर हो जाएगा और उसके अलावा इस मैटर के लिए कौन सी किताब में क्या मिलेगा वो भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो पहली इकाई है उसके लिए हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें से काफी कुछ हम कवर कर लेंगे। और अगर दूसरी इकाई की बात की जाए तो वो है अपना भक्तिकाल। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल नाम से भक्तिकाल के बारे में 4 शाखाओं में से बांट करके और काफी अच्छी भूमिका के साथ इसमें लिखा है उन्होंने और पूरे के पूरे भक्तिकाल को अच्छे से समझाया गया है। तो इसमें से हम अगर भक्तिकाल पढ़ेंगे तो हमारी समझ अच्छी हो जाएगी। निर्गुण भक्ति से ये काल होता है शुरू और उससे पहले उसकी भूमिका आती है तो निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति में भी संत काव्य और सूफी काव्य दोनों हैं और दोनों पर काफी अच्छा मैटर इस बुक में हमें देखने को मिलेगा। और फिर आती है जैसे सगुण भक्ति, तो सगुण भक्ति की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा की का मैटर भी हम इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद आता है जैसे सगुण भक्ति की राम भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा थी तो उसके बारे में भी ये काफी अच्छा मैटर, जैसे वल्लभाचार्य है उनके बारे में बहुत अच्छा, तुलसीदास के बारे में, इन सब के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विचारधाराएं हूबहू परीक्षा में देखने को मिल जाती है। तो इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। और फिर इसमें फुटकल रचनाओं पर भी कुछ बात की गई है तो उनसे इतने अपने सवाल फुट नहीं होते हैं तो अपने को इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है तीसरी इकाई की। जो तीसरी इकाई है वो भी रीतिकाल है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में बहुत अच्छा दे रखा है, इसको हमें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से हम पढ़ेंगे तो किस प्रकार से उन्होंने जो कवियों का विभाजन किया है, कितने कवियों को मुख्य कवि के रूप में रखा है, गौण घनानंद जैसे कवि को गौण कवि के रूप में यदि रखा है, यद्यपि रख तो दिया लेकिन उनके बारे में लिखा इन्होंने बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हम रीतिकाल का अध्ययन भी कर सकते हैं। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल मैंने इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से नहीं पढ़ा था, डॉक्टर नागेंद्र और अन्य किताबों से पढ़ा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मैंने 3 इकाइयों के लिए विशेष तौर पर पढ़ा था जिन पर हमने अभी बात की थी और वो थी पहली, दूसरी और तीसरी इकाई। अब अगली जो किताब है उस पर बात करते हैं, वो है डॉक्टर नागेंद्र की बुक। डॉक्टर नागेंद्र की बुक, इसको भी मैंने कवर कर रखा है तो ये आप सबके पास होगी। वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र एवं हरदयाल द्वारा संपादित है। ये अपने को ध्यान रखना है कि ये इनकी खुद की, जैसे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये तो उनकी खुद की लिखी हुई है, लेकिन नगेंद्र जी ने इस किताब का संपादन किया है। इसके बहुत सारे लेखक हैं और संपादन जो किया है वो डॉक्टर नगेंद्र ने और उनके साथ हरदयाल ने किया है। तो इस बुक को भी हम आधार के रूप में रख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तब इस बुक को भी आधार के रूप में लेना होगा। जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा है, अपने सिलेबस में काल विभाजन है, सब नगेंद्र की बुक में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। और सब हम अगर आप अपने तरीके से बार बार पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहो, तो इसमें से अपनी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सारी यूनिट्स के कवर होने की पूरी संभावना है। और कौन सी यूनिट से कौन सा मैटर पढ़ना है तो उस पर अगर बात करें तो सबसे पहले अपनी आती है लेखन परंपरा, भूमिका, ये सब जो है, जैसे ये विषयानुक्रम में दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्याएं, हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप, ये भी अच्छा है मैटर, इसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ से अध्याय 1 से शुरुआत होती है और इसमें इतिहास, अर्थ और स्वरूप, इतिहास दर्शन की रूपरेखा, ये तो केवल हमें बताता है कि भाई इतिहास क्या है उसके बारे में। तो इसको थोड़ा बहुत 1-2 बार पढ़ लेना, ज्यादा बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसको भी हमें देख लेना है कि क्या होता है साहित्य का इतिहास। साहित्य इतिहास और साहित्य आलोचन में क्या अंतर है, ये यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र हमें समझा रहे हैं, उनकी इस बुक में ये आएगा। और हिंदी साहित्य की इतिहास की परंपरा, यहाँ से ये अपना सिलेबस शुरू होता है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा से। और यहाँ से हमें अच्छे तरीके से इस बुक का अध्ययन करना है। फिर ये हिंदी साहित्य इतिहास के आधार बताते हैं, काल विभाजन, नामकरण, इसमें सॉरी सभी के अनुसार दिया हुआ है। और सबसे पहला और महत्वपूर्ण काल आता है आदिकाल। बहुत ही कम पेज में आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र ने दे रखा है, इसमें डॉक्टर नगेंद्र संपादित बुक में आया हुआ है। तो इसे हम अच्छे तरीके से यहाँ से समझ के साथ पढ़ सकते हैं। कम पेज है और आप आराम से बार बार उसका रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तैयार कर सकते हो। और फिर अपना काल आता है भक्ति काल। भक्ति काल वैसे नगेंद्र की इस बुक में थोड़ा लंबा दे रखा है, लेकिन उसको भी पढ़ना है। अब पढ़ते हुए ध्यान ये रखना है कि कौन सी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको अंडरलाइन या आप हाईलाइट करके देख सकते हो। बार बार वापस पढ़ो तब उसी लाइन को बार बार फोकस कर सकते हो। और पूरा का पूरा एक बार तो पढ़ ही लेना है। फिर दूसरे दौर में आप ये कर सकते हो कि जो आपने अंडरलाइन किया है या हाईलाइट किया है उसी को पढ़ो, या नोट्स अगर बना सको, बहुत बड़ी बुक है, नोट्स बनाना थोड़ा है तो मुश्किल, लेकिन अगर बना सको तो नोट्स बनाते हो तो हाईलाइट वाली लाइंस का बना सकते हो। इस प्रकार से इसमें संत काव्य, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि, और इससे पहले निर्गुण भक्ति का स्वरूप दे रखा है, वहां से भी कई बार सवाल अपने बन जाते हैं, तो वो भी पढ़ने हैं। फिर संत काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां है, प्रेमाख्यान काव्य है, उसके बाद हिंदी प्रेमाख्यान काव्य की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, वो सब डॉक्टर नगेंद्र संपादित इस बुक में हमें अच्छे से देखने को मिलेगी। और यहाँ से हम इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन किस प्रकार से चंद्रायन से हुआ है, या कौन सी सत्यवती कथा से हुआ है, किससे हुआ है, इस पर, इन सभी पर इस किताब में हमें पूरा विचार और विश्लेषण देखने को मिल जाएगा। और फिर सगुण भक्ति काव्य है, तो इस बुक में नगेंद्र संपादित बुक में भक्ति काल काफी लंबा है, काफी आपको बोर करने वाला है, तो आप उसको आराम से धीरे धीरे टुकड़ों में बांट कर पढ़ सकते हो। एक बार पूरे की रीडिंग लगा सकते हो, फिर उसको आप उसमें जो महत्वपूर्ण है उसे पढ़ सकते हो। इस प्रकार से ये जो सगुण भक्ति, वैष्णव भक्ति का उदय किस प्रकार हुआ, दक्षिण भारत, ये उत्तर भारत में कैसे आई, कैसे है, क्या है, ये सारा का सारा मैटर यहाँ से अपने पढ़ने के लिए मिल सकता है। और फिर आते हैं जैसे वैष्णव भक्ति क्या है, फिर राम भक्ति पर पूरी बात होगी, तुलसीदास पर बात करेंगे, बौद्ध जैनों की परंपरा से ही ये शुरू कर लेते हैं। जैसे हिंदी में राम काव्य, रामानंद जी के बारे में ये बात करेंगे। और कृष्ण भक्ति में वल्लभाचार्य, और उससे पहले भी गीता है, महाभारत है, उनमें किस प्रकार से कृष्ण का उल्लेख है, किस प्रकार है, वो सारा इसमें दे रखा है, तो वो मैटर अपने को यहाँ से मिल सकता है। और उसके साथ ही कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि और
कभी भी संप्रदाय के हिसाब से कि वल्लभ संप्रदाय में कौन आए हैं, निम्बार्क में कौन है, राधा वल्लभ में कौन है, ये सब यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। इस किताब का हमें विस्तृत तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। और भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियों में फिर वीर काव्य, प्रबंध काव्य जो उस समय लिखे गए, कम मात्रा में लिखे गए लेकिन जो लिखे गए, उसका भी हमें यहाँ पर मैटर मिल जाएगा और इसे भी हम रीड आउट कर सकते हैं। फिर भक्ति काल का गद्य साहित्य जो कम ही लिखा गया था वो भी यहाँ देखने को मिलेगा, और भक्ति काल की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है ये भी हम डॉक्टर नागेंद्र की बुक से पढ़ सकते हैं। फिर है रीतिकाल। रीतिकाल तृतीय खंड है और अपने सिलेबस में भी रीतिकाल जो है वो तीसरी इकाई के रूप में आया है, और थोड़ा सा भक्ति काल की बजाय थोड़ा क्या छोटा काल है। पहले आदिकाल सबसे अपने छोटा था, फिर भक्ति काल बड़ा है, और फिर वापस रीतिकाल छोटा काल है, और उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। शुक्ल की बुक से पहले हमने बात की कि करना है, और फिर हम नरेंद्र की बुक से करते हैं तो ये काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें जैसे रीतिकाल के नामकरण के बारे में बात की गई है, सीमांकन, परिस्थितियाँ और उपलब्ध सामग्री और प्रवृत्ति विश्लेषण, और रीति काव्य क्या है, कैसे है, रीति कवियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और सारे रीतिबद्ध काव्य धारा में कौन कौन आते हैं, रीति मुक्त में कौन आते हैं, ये सारा का सारा इस नगेंद्र की बुक में, नगेंद्र जी ने जिसका संपादन किया है उसमें हमें देखने को मिलेगा। और रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियां भी यहाँ से देखी जा सकती है, और फिर रीतिकाल में लिखा गया गद्य साहित्य भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, और फिर रीतिकाल की उपलब्धियां, इस पर हम बात कर सकते हैं। फिर आता है अपना चौथा और सबसे महत्वपूर्ण काल, वो है आधुनिक काल, जिसे अपने सिलेबस में दो भागों में बांटा है। जैसे ये है चौथी इकाई, तो आप देख सकते हो, ये ऐसे करके मैं दिखा देती हूँ एक बार कि ये जो चौथी इकाई है ये आधुनिक काव्य से जुड़ी है। जो चौथी इकाई अपनी है इसमें पूरा का पूरा आधुनिक काल में लिखी गई कविताएं या उसकी प्रवृत्तियां वगैरह उस पर आधारित है। और जो पांचवी इकाई अपनी होगी वो होगी गद्य साहित्य पर। वो आधुनिक काल में ज्यादा गद्य साहित्य लिखा गया, तो ये पांचवी जो इकाई है वो गद्य साहित्य पर होगी। दोनों महत्वपूर्ण इकाइयां हैं और इनसे सवालों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि सवालों का तो बिल्कुल विभाजन रहता है कि किस इकाई से कितने सवाल आने हैं। तो इन आधुनिक काल से दो इकाइयां बनती है, तो यहाँ सवाल भी ज्यादा बनने की संभावना हो जाती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये दो इकाइयां हैं, इन्हें हमें इस किताब से कितना हम कवर कर सकते हैं इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक काल है। आधुनिक काल की कविता की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र में आधुनिक काल की पूर्व पीठिका, नामकरण, उपविभाग कैसे किए गए, इन सारे मैटर पर हमें काफ़ी कुछ इस किताब से कवर हो सकता है। लंबा वैसे ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है तो मैटर ज़्यादा है, लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो तो बाद की बात है, समझ बनाने की बात है। बाद में आप समझ बना करके कर सकते हो, लेकिन पहले तो एक बार आपको इसे संपूर्ण रूप से पढ़ना है। तो यहाँ पर आधुनिक काल की पूर्व पीठिका पर प्रेस का क्या योगदान रहा था, साहित्य के लेखन में किस प्रकार से रेनेसां का क्या प्रभाव रहा, क्या है, इन सब को हम डॉक्टर नगेंद्र की इस बुक से कवर कर सकते हैं। फिर आधुनिक काल का पहला काल आता है भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग के बाद में यहाँ पर हमें भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, भारतेंदु युग का नवीन परिवेश, काव्य धारा, राष्ट्रीयता, सारे मुद्दों पर डॉक्टर नगेंद्र की बुक में हमें मैटर मिलेगा और यहाँ से सवाल भी बनेंगे। और भारतेंदु युग में गद्य साहित्य कौन सा लिखा गया वो भी यहाँ मिलेगा, लेकिन वो अपनी इकाई अलग है, तो आप देख सकते हो, पढ़ते हो तब या तो गद्य और पद्य को एक साथ पढ़ो, या फिर गद्य साहित्य जब पढ़ते हो तब सारे काल का गद्य एक साथ पढ़ सकते हो। वो अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हो। और दूसरी बात है कि इस काल के प्रमुख कवि जैसे भारतेंदु युग के कौन है, भारतेंदु श्यम है, प्रेमगने हैं, प्रताप नारायण मिश्र है, जगन मोहन सिंह है, उन सब के बारे में काफ़ी कुछ मैटर अपने को इस बुक में, नगेंद्र की बुक में देखने को मिलेगा। और फिर आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी जी स्वयं है, उनका भाषा में क्या योगदान है, किस प्रकार से उन्होंने भाषा का परिष्कार किया था, खड़ी बोली को स्थापित करने का काम कर दिया था, ये सारी बातें। राष्ट्रीयता की भावना किस प्रकार से, पहले जैसे भारतेंदु युग में राज और राष्ट्र दोनों, मतलब जैसे
अंग्रेजी शासन के प्रति भी कवियों का थोड़ा सा ऐसे आदर भाव दिखाई देता है, लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते ये जो मोह था अंग्रेजी राज के प्रति वो भंग हो चुका था। इस वजह से द्विवेदी युगीन कवियों में राष्ट्रीयता ज्यादा देखने को मिलती है और इस प्रवृत्ति का विश्लेषण भी इधर इस नागेंद्र की बुक में देखने को मिलेगा। और इसके प्रमुख कवि कौन है? श्रीधर पाठक है, महावीर प्रसाद द्विवेदीश्वम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध है। इन सब के बारे में मैटर इधर से हम कवर कर सकते हैं। और फिर आती है ब्रजभाषा काव्य, क्योंकि पीछे जो चली आ रही परंपरा थी तो भारतेंद्र युग में रीतिकाल में ब्रजभाषा अपने भाई सर्वोच्च शिखर पर थी। फिर धीरे धीरे भारतेंदु काल में भी काव्य रचनाएं यद्यपि ब्रज में होती थी और गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रज भाषा का काव्य कम हो रहा था, लेकिन द्विवेदी युग तक फिर भी लिखा गया। तो उन सब पर भी इधर हम पढ़ सकते हैं और बाकी पत्र पत्रिकाओं पर भी पढ़ सकते हैं। फिर है छायावाद। छायावाद का इस नागेंद्र की बुक में काफी अच्छा मैटर दे रखा है, पर कवि कौन है, कैसे हैं, उन सब पर आप यहाँ से देख सकते हो। फिर है छायावादोत्तर काल, उसका भी उत्तर छायावाद क्या है, गीति काव्य वगैरह उन सब पर इसमें अपने को देखने को मिलेगा। फिर अपनी अगली जो इकाई है 5वीं, आधुनिक काल का गद्य साहित्य, वो भी हम इस डॉक्टर नागेंद्र की बुक से कवर कर सकते हैं। तो जो गद्य साहित्य की विधाएं हैं, जैसे आधुनिक गद्य का विकास कैसे हुआ सबसे पहले, तो उसका मैटर इधर इस बुक में देखने को मिलेगा। और फिर हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी पर भी इधर बातचीत हो सकती है। और उपन्यास की शुरुआत कैसे हुई, नाटकों की शुरुआत कैसे हुई, कहानियों की शुरुआत, कहानियां कौन से काल में लिखी गई, ये सब मैटर हम इधर से पढ़ सकते हैं। और जो अन्य विधाएं हैं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, उन सब के बारे में डॉक्टर नागेंद्र की बुक से हम पढ़ सकते हैं। तो इन 2 महत्वपूर्ण किताबों पर हमने अभी बात की थी और मैंने इन्हीं किताबों को ज़्यादा पढ़ा था और बार बार पढ़ा था, बार बार इनको पढ़ा, जितनी बार पढ़ा उतनी बार नया लगा था मुझे। इस वजह से मैंने इन्हीं किताबों को आधार के रूप में इन्हीं को रखा था। फिर पास में अन्य किताबें, वैसे तो यहाँ जो मेरी टेबल पर आपको दिखाई दे रही है उसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारी किताबें हैं, लेकिन यहाँ जो पढ़ी है उनमें से भी मैंने सारी बार बार नहीं पढ़ी है। और कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिनको पूरा क्या उनका एक हिस्सा या चौथाई भाग भी मैं नहीं पढ़ पाई, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये 2 किताबें तो मैंने अच्छे से पढ़ी थी, तो इन पर हमने लंबी बातचीत की है। अब अपनी अगली तीसरी किताब आती है बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये इसका कवर आप देख सकते हो, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो स्थापनाएं हैं उनको चैलेंज करने का काम जैसे बच्चन सिंह करते हैं, तो मैंने थोड़ा जैसे इन 2 किताबों को मुख्य रूप से पढ़ा था, कहीं कहीं पर जैसे कोई सवाल आ गया मेरे सामने कि इसका क्या उत्तर होगा, तो इधर बच्चन सिंह को देखा, तो उस हिसाब से पूरी तो मैंने इसको नहीं पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा बहुत इसका अध्ययन मैंने कभी कभार किया था। तो आप भी, अगर आपको इसकी लैंग्वेज पसंद आए या आपको लगे कि यहाँ से भी अब पेपर के पैटर्न भी बदलते जा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी सवाल बन जाए, तो आप इस किताब को भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी किताब है और ऑथेंटिक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो ये बच्चन सिंह की बुक है। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें दिया गया है, पद्य और गद्य दोनों साहित्य। जो हमने अभी डॉक्टर नागेंद्र की बुक को देखते हुए बात की थी, वो सारा का सारा मैटर इधर भी मिलेगा अपनी नई स्थापनाओं के साथ बच्चन सिंह की किताब में। तो ये हो गई 3। और फिर चौथी किताब आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये जो बुक है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। तो इन्होंने परंपरा पर हमेशा जोर रखा था। जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी की ये मुख्य विशेषता है कि वो परंपरा और संस्कृति पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो उन्होंने पारंपरिक दृष्टि से इसको लिखा है और साहित्य का इतिहास कैसे सिद्ध और नाथों से जुड़ता है, किस प्रकार से हिंदी साहित्य है वो, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ विचारधाराओं से इनका विचार अलग है, तो उन सब पर बात इस किताब में देखने को मिलती है। तो मैंने मोस्टली आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक थोड़े थोड़े इसमें से देखे थे। आधुनिक काल तो मैंने इसमें से नहीं पढ़ा था, तो मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है कि इसमें भाई आधुनिक काल कैसा है।
अगर आपको समय मिले तो आप पढ़ सकते हो। भक्ति काल तक मैंने काफ़ी अच्छे से इसको देख लिया था, एक बार देखा या 2 बार देखा था, और अच्छी किताब है वैसे पढ़ने की दृष्टि से, अगर आप पढ़ पाते हो तो इसमें भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार दिए हुए हैं और अपने काम की किताब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर अपनी अगली किताब हिंदी साहित्य के इतिहास की आती है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने जो हमारी हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां हैं उनको ध्यान में रख करके उनका विश्लेषण करते हुए ये, और जैसे इसका नाम है हिंदी साहित्य संवेदना, तो संवेदना को ध्यान में रखते हुए कि उस समय के जो साहित्यकार हैं वो किस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, किस बात को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनकी सांस्कृतिक संवेदना क्या रही, वो सोचते क्या थे उस पर और प्रवृत्तियों पर ये भी विशेष ध्यान देते हैं। और ये एक अच्छी किताब है पढ़ने के लिए। मैंने वैसे एग्जाम की दृष्टि से तो ज़्यादा इसे नहीं पढ़ा था, पर इंटरव्यू के टाइम मैंने इसको जरूर एक बार पढ़ लिया था। एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, एक आध बार देखा था या कभी सवाल की दृष्टि से देख लिया, तो ये किताब भी एक अच्छी है, इसको हम पढ़ सकते हैं। फिर अपने किताब आती है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। इसमें पूरा का पूरा काव्य और गद्य दोनों आधुनिक काल का दे रखा है, काफी अच्छी किताब है। इसको भी हम डॉक्टर नागेंद्र की बुक के साथ पढ़ सकते हैं, और इसमें भी वही टॉपिक वाइज पूरा आधुनिक काल दे रखा है, वर्तमान काल तक लगभग 2005 तक का मैटर इसमें होगा। 2005 तक की जो बुक्स आई है साहित्य से जुड़ी हुई, उनके बारे में अगर अपने को अध्ययन करना है तो इस दृष्टि से हम कर सकते हैं। रचनाएं सारी इसमें अच्छे से विश्लेषण के साथ दी हुई है। फिर है एक छोटी सी किताब जो अभी पीछे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसमें अधिकतर सवाल इधर से आए थे, तो जब हम इन किताबों को पढ़ लेते हैं तो एक आध लाइन कोई हो सकती है जो वहाँ नहीं मिले और इधर मिल जाए, और है भी बहुत छोटी, तो हम इसको आराम से 1 दिन 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक है, बिल्कुल सरल भाषा में। ये किताबें पढ़ने के बाद ये बिल्कुल आसान लगेगी और थोड़े से समय में हम इसको पढ़ सकते हैं, तो इसे भी पढ़ा जा सकता है जिससे इजी गोइंग सवाल अपने गलत नहीं जाए, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर मेरे पास 3 किताबों का एक सेट है, अभी इधर मेरे पास 2 ही दिख रही है, एक किताब इधर मेरे पास है नहीं, जो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये बुक है। इसमें प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, डॉक्टर कुसुम राय की बुक है। इस बुक को इनको मैंने पढ़ा था, प्रश्नोत्तर शैली में है और इनको 1-2 बार मैंने पढ़ लिया था, तो इसे भी आप पढ़ सकते हो। इसमें आधुनिक काल ये यहाँ से शुरू होता है और ये आधुनिक काल का सेकंड भाग है, यानी खंड 3 है। और इसके अलावा आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल की एक अन्य किताब है जो अभी मेरे टेबल पर नहीं है, तो इन किताबों को भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको समय मिलता है। ये 3 किताबें, ये भी एक कुसुम राय की अच्छी किताबें हैं और समीक्षाएं हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र पर आधारित है लगभग, और बच्चन सिंह के इतिहास से भी लिए गए हैं। इस प्रकार से ये कुछ किताबें हैं। फिर मेरे पास आती है जो पहले वीडियो में भी हमने बात की थी, नेट JRF की ये प्रतियोगिता साहित्य की गाइड है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं और बाकी हर काल से जुड़े हुए आगे तथ्य दे रखे हैं जो इन किताबों का सार मान सकते हैं हम, और इस किताब को भी हमें जरूर पढ़ना चाहिए एक बार। और इसके अलावा एक बुक है जो अभी मेरी टेबल पर उपलब्ध नहीं है, उसका फोटो मैं आपको दिखाऊंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास की एक गाइड है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की। डॉक्टर नागेंद्र की जो बुक है उसका सारांश अगर हमें पढ़ना है तो उस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, शॉर्ट में एज ए नोट्स। उससे वापस कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वैसे ही नोट्स है। अगर नागेंद्र पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हम नोट्स बनाने की अपनी इच्छा नहीं है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो आप अगर नोट्स बनाना पसंद नहीं करते हैं तो इन बुक्स को पढ़ने के बाद या कभी भी आप जब भी चाहें उस किताब को जरूर पढ़ें। और उसके साथ एक मनोज मिश्रा की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आती है, सरल इतिहास या ऐसा कुछ नाम है,
मनोज मिश्रा की, वो भी नोट्स के रूप में अच्छी गाइड है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में ऐसे नोट्स के रूप में उपलब्ध किताबें जो अच्छी हो या ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, या जिनमें कम से कम सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक ये बुक है मेरे पास, हिंदी का गद्य साहित्य, बहुत बड़ी किताब है, मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने तो गोविंद पांडे और मनोज मिश्रा उन्हीं से गद्य साहित्य को ज़्यादातर मैंने कवर किया था। लेकिन ये जो बुक है, ये जैसे कोई सवाल अपने सामने आया और हम द्वंद की स्थिति में है कि इसमें राइट क्या होगा, उस समय मैंने इसको काम में लिया था। और कोई टॉपिक आपको लग जाए कि ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं बैठ रहा है, छोटी वाली किताबों से या डॉक्टर नागेंद्र से या किसी से भी नहीं बैठ रहा है, तो इस बड़ी किताब से आप कोई एक टॉपिक क्लियर कर सकते हो। इस प्रकार से ये कुछ किताबें हैं जिन पर हमने बात की। इसके अलावा भी कोई आप किताब आपको पसंद हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हो, कुछ अन्य किताबें भी मेरे पास है, लेकिन उनको बताना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको पूरे पूर्ण तौर पर मैंने भी नहीं पढ़ा था, केवल कभी कभार देख लिया और उस किताब का नाम बता दूं, फिर आपको लगेगा कि किताबों का ढेर हो गया, अब कैसे पढ़े, मैडम ने तो इतनी किताबें पढ़ी थी, अब हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होने के लिए कुछ किताबें तो होनी चाहिए, लेकिन किताबों का ढेर हो ये कोई जरूरी नहीं है। जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो आपका मैटर अच्छा ढंग का और ऑथेंटिक होना चाहिए, और पढ़ने का आपका तरीका अच्छा होगा, तो जरूर आपका चयन होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, ओके।